प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अजमेर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 लोगों के मारे जाने की खबर। इलाके की घेराबंदी कर सील कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज संयुक्त रूप से वॉशिंगटन में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बैठक की करेंगे अध्यक्षता। G20 सदस्य देश, 13 आमंत्रित देश, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अपनी युगांडा यात्रा समाप्त कर मोजाम्बिक के दौरे पर होंगे रवाना। विदेश मंत्री युगांडा में सौर ऊर्जा चालित जल आपूर्ति परियोजना के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। भारतीय व्यापारिक समुदाय से भी की मुलाकात। दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। अभी ईडी की कस्टडी में है सिसोदिया। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने। वहीं कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने हासिल की सीजन की पहली जीत। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा कल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच ये चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच जो ये दूरी है वो उसे 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में। चलिए, और इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। आइए चलते हैं। के संकल्प की सतत प्रक्रिया और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके वर्चुअल शुभागमन से हम सभी कृतार्थ हैं। स्वागतम, शुभ स्वागतम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारतीय रेल के विकासमयी यात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपकी दूरदर्शी सोच के लिए हम समस्त भारतवासी सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हम कृतज्ञ हैं और इन्हीं क्षणों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय रेल मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, उपस्थित सभी महानुभाव और सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर देशवासियों में गजब का उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान की जनता को सेकंड जनरेशन की उन्नत वंदे भारत ट्रेन दी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये वंदे भारत राजस्थान की पहली है और देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में रेल कार्यों को गति देने के लिए आपने अधिक बजट का भी आवंटन किया। जहां 2014 से पहले मात्र वर्ष के 650 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आपने 2022-23 में इसको बढ़ाकर
9,500 करोड़ आपने राजस्थान को दिए। आपको राजस्थान के हर एक व्यक्ति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में करीब करीब 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप सभी जानते हैं साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। ये जयपुर स्टेशन भी उसमें शामिल है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, छोटे और बड़े मिला के। काफी तेजी से काम इसमें आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगामी समय में ये स्टेशन देखने के लिए लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुमुखी विकास भी शामिल है, चाहे ट्रैक हो, गेज कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशन डेवलपमेंट हो या वंदे भारत ट्रेन। सभी दिशाओं में तेजी से काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। आज राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय रेल मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की रेल क्रांति के संकल्प को अथक प्रयासों के माध्यम से सतत साकार करने वाले माननीय रेल मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस समारोह में सादर अनुनय राजस्थान की जन आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे प्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब से हम सादर निवेदन करेंगे। कृपया उद्बोधन प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, तमाम उपस्थित मंच पे सांसदगण, नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को पहली प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूँगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री बैठे रहे हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ में मिस्टर जाफर शरीफ से उस जमाने से मैं देख रहा हूँ ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं और आज़ादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी जोधपुर पड़े हुए हैं, मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले पाली गई है, तो ये बिना संकोच से आपसे बात कर लेंगे और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, जिससे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर
और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके, वो जल्दी पूरे हों और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमोत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मेरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाड़मेर को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रेंगस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों में जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहाँ शिलान्यास हो गया, दुर्भाग्य वो काम भी हमारा बाद में अटक गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसके अलावा आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद, आपका आभार कि आप लोग आपने ये ट्रेन चलाई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की इस सुखद पावन अवसर पर राजधानी जयपुर को मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस के उपहार के रूप में ये सौगात। एक लघु फिल्म के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण, देश में नई गति, नई प्रगति के माध्यम से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर ये लघु फिल्म। रत्न गर्भाधरा भारत समृद्ध विरासत को स्वयं में समेटे, विरासत को संजोते विकास का संकल्प लिया हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नया भारत जो सशक्त हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो और जो गौरवशाली संस्कृति से प्रेरणा लेकर विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयां हासिल करे। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई लाइंस का विद्युतीकरण और दोहरीकरण और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्रगति की इस अनवरत कड़ी में समृद्ध विरासत वाले राज्य राजस्थान को मिल रहा है एक शानदार उपहार। आज शौर्य धरा राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कर रहे हैं शुभारंभ। अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हो रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे प्रसिद्ध पुष्कर मेले और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और अजमेर के मध्य यात्रा होगी सुविधाजनक और यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी।
ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। 180 डिग्री रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, कवच सुरक्षा सिस्टम, सीसीटीवी, टॉक बैक से सीधे गार्ड और ड्राइवर से संपर्क, व्हील माउंटेड ब्रेक्स जैसे विश्व स्तरीय सुरक्षा उपायों से लैस है ये ट्रेन। टच फ्री सिस्टम, ब्रेल लिपि में जानकारी, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स के साथ ये ट्रेन है समावेशी। अजमेर दिल्ली रेल मार्ग पर अधिक माल लदान और लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। अब दुगनी ऊंचाई के पेंटोग्राफ की डिजाइन से निर्मित वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी इसी रेल मार्ग पर किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मालगाड़ियों और वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुगमता के साथ किया जा सकेगा। इस नई तकनीक का वंदे भारत एक्सप्रेस ही नहीं, पूरे भारत में ये पहला प्रयोग है। वंदे भारत ट्रेन से पूरे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विकसित भारत के निर्माण में राजस्थान बने सशक्त भागीदार। भारत सरकार के इस संकल्प की सिद्धि में वंदे भारत एक्सप्रेस देगी महत्वपूर्ण योगदान। राष्ट्र की गरिमा और गौरव में अभिवृद्धि करते हैं ये क्षण समस्त प्रदेशवासियों के लिए अविस्मरणीय अवसर। समय जिनकी ये अवधारणा है कि विकास सर्वस्पर्शी हो। सादर अनुनय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष, मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई शोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है
कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर
गर्व से भरा हुआ है। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार नई संभावनाओं और नए अवसरों की धरती भी बना रही है। राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। यह बहुत जरूरी है कि राजस्थान आने वाले सैलानियों का समय बचे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कनेक्टिविटी की है। राजस्थान की कनेक्टिविटी को लेकर जो काम बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने किया है, वह वाकई स्वीकार करना होगा, यह काम अभूतपूर्व हुआ है। फरवरी में ही मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से के लोकार्पण के लिए दौसा आने का मौका मिला था। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के साथ ही अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के लोगों को बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रही है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। साथियों, हमारी सरकार रोड के साथ ही राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इससे मेवाड़ क्षेत्र गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के करीब 75% नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। 2014 से पहले की तुलना में राजस्थान के रेल बजट में, अभी हमारे अश्विनी जी ने विस्तार से बताया, 14 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी की गई है। 2014 के पहले जो मिलता था और आज जो मिलता है, 14 गुना बढ़ोतरी। 2014 से पहले राजस्थान के लिए औसत रेल बजट का जहां लगभग 700 करोड़ के आसपास था, वहीं इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस दौरान रेल लाइनों को डबल करने की गति भी 2 गुने से अधिक हुई है। रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रेलवे लाइनों के साथ साथ राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। राजस्थान के दर्जनों स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। साथियों, टूरिस्ट की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग अलग तरह की सर्किट ट्रेनों का भी संचालन कर रही है। भारत गौरव सर्किट ट्रेन अब तक 70 से ज्यादा ट्रिप्स लगा चुकी है। इन ट्रेनों में 15,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। अयोध्या, काशी या फिर दक्षिण के क्षेत्रों के दर्शन हो,
द्वारिका जी के दर्शन हो, सिख समाज हमारे गुरुओं के तीर्थ स्थल हो, ऐसे अनेक स्थानों के लिए भारत गौरव सर्किट ट्रेनें आज चलाई जा रही है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इन यात्रियों से कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इन ट्रेनों को कितनी सराहना मिल रही है। ये ट्रेनें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, भारतीय रेलवे ने बीते वर्षों में एक और प्रयास किया है जिसने राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को भी देश भर में पहुंचाने में मदद की है। ये है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान। भारतीय रेल ने राजस्थान में लगभग 70 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल्स में जयपुरी रजाइयां, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट की चादरें, गुलाब से बने उत्पाद, दूसरे हस्तशिल्प की जमकर बिक्री हो रही है। यानी राजस्थान के छोटे किसानों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को बाजार तक पहुंचने का यह नया माध्यम मिल गया है। ये विकास में सबकी भागीदारी यानी सबका विकास का प्रयास है। जब रेल जैसा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजस्थान को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए। और देवियों और सज्जनों, अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण दिवस नवेला द्वार खड़ा है। 12 अप्रैल 2023 का अविस्मरणीय दिवस, और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त कि स्वदेशी रूप से डिजाइन कवच प्रणाली से युक्त राजस्थान की पहली और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर दिल्ली कैंट के बीच संचालित होगी। कृपया इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का कष्ट करें। नव उल्लास का संचार, नव उत्साह का संचार करता, संपर्क बढ़ाता, लोगों को जोड़ता, भारत में रेल क्रांति का एक और अध्याय। स्वदेशी रूप से डिजाइन कवच प्रणाली से युक्त हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन
ऑटोमेटिक डोर्स वाली, आरामदायक सीटों वाली, जीपीएस, वाईफाई सुविधा से लैस, आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत के कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को रवाना करती हुई ये 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर से रवाना हुई है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत की शानदार सुखद तस्वीर, भारत की गति, भारत की शक्ति, भारत के स्केल, सभी का प्रतिबिंब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान वासियों को इस अनुपम भेंट देने के लिए, इस अनुपम सौगात प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। आपके वर्चुअल शुभागमन तो रफ्तार, सुरक्षा और सुविधा से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो मिली है राजस्थान को, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले 2 महीनों में 6 वंदे भारत ट्रेन्स को झंडी दिखाई गई है और सबसे अहम बात यह है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष जो मना रहे हैं, आने वाले सालों का रूपरेखा भी प्रधानमंत्री ने हमसे साझा किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस सुरक्षा, जिस रफ्तार और जिस आर्थिक प्रगति के बारे में लगातार कहा जाता है, वंदे भारत उसकी परिचायक है। पर्यटन के लिहाज से अगर हम राजस्थान का जिक्र करें तो एक नया कीर्तिमान लिखेगी वंदे भारत, क्योंकि तमाम जो गंतव्य हैं, चाहे हम पुष्कर की बात करें, दरगाह अजमेर शरीफ की बात करें, तमाम जो यात्री हैं उन्हें सहूलियत होगी। हम लगातार सुबह से ही आपको बता चुके हैं कि ये किस तरह से आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से लैस है, जिसमें हम वेल इक्विप्ड वाईफाई की बात कर लें, ऑटोमेटिक डोर्स की बात करें, कंफर्टेबल सीट्स की बात करें, सबसे अहम जहां शताब्दी में अगर पहुंचने की बात हम करें अजमेर तो 6 घंटे का वक्त लगता था, वो घटकर अब 5 घंटे कुछ मिनटों का रह गया है। हालांकि इसकी बुकिंग कल से शुरू होगी, लेकिन जो उत्साह था वो हम देख पा रहे थे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हर भारतवासी के लिए ये एक गर्व का पल है, क्योंकि रेलवे का पूर्णतः तरीके से कायाकल्प हुआ है और ये सबसे अहम 2 जो मापदंड हैं उस पर खरी उतरती है। पहली, जो ये मेक इन इंडिया के इस पूरे भाव को आत्मसात करती है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के जज्बे को भी बहुत जान देती है। अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस और राजस्थान के साथ साथ आप देखिए कि तमाम कैसे ये अन्य लोगों को जोड़ती है, जिसमें जो लोग यहाँ पर सफ़र करना चाहते हैं, नए आयाम खुलते हैं। जब हम रोज़गार की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, आर्थिक लिहाज से राजस्व में बढ़ोतरी होगी अगर हम राजस्थान को देखें तो। राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, उसमें कनेक्टिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है इसमें इजाफा होगा और टाइम लिमिट जो है वो कम हो गई है। राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है और इस कायाकल्प को अगर देखा जाए तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने जैसे ही सरकार आई थी 2014 में, तभी से काम करना शुरू किया था। चाहे हम रेलवे के बजट आवंटन का जिक्र करें, हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की बात करें और रेलवे में जो अभूतपूर्व काम हुआ है उसका उल्लेख प्रधानमंत्री यहाँ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीनों में, क्योंकि ये 6ठी वंदे भारत है, ये इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से मिशन मोड में वंदे भारत को सफल बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आधुनिक ट्रेन की अगर बात की जाए तो अब तक 60 लाख लोग सफ़र करते हैं और क्योंकि ये ट्रेन से जो घंटा बचेगा, करीबन 2500 घंटों की बचत होगी, वो समय की बचत दूसरे और ज़्यादा विशेषकर कामों में लगाई जा सकती है। तो तमाम सुविधाओं से लैस एक जो छोटी सी फिल्म दिखाई गई थी, उसके ज़रिए भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी अहम ये ट्रेन है। और हमने कई अलग जो वंदे भारत ट्रेन जिनको हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई थी, पहले भी हमने लोगों के अनुभव सुने हैं, हमने जो उसमें लोगों ने काम किया है वो भी सुना है। तो उस लिहाज से राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए आज का दिन अहम, क्योंकि पहली वंदे भारत ट्रेन राजस्थान को मिली है आज के दिन। तो फिलहाल अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।
संसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज। जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा। सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में आज सुबह हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। क्विक रिएक्शन टीम मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और इसे सील कर दिया गया। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फायरिंग की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया। इस वारदात को किसने अंजाम दिया इसका भी अभी तक पता नहीं चला। आर्मी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर उभरती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है और साथ ही अधिकतम वित्तीय संसाधनों के साथ रक्षा बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ देश की रक्षा तैयारियों में योगदान देना। इसका उद्देश्य रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित वैश्विक चर्चाओं में भाग लेना और इस विषय पर एक स्थायी रूपरेखा को प्रस्तावित करना है। इस सम्मेलन का लक्ष्य विभिन्न देशों की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों, अनुभवों और विशेषज्ञता का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय संदर्भ में प्रक्रियाओं को सम्मानित और समन्वित करना है। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। युगांडा दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जुन्जा में राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन करेंगे। भारत के बाहर NFSU का पहला परिसर स्थापित करने के लिए भारत सरकार और युगांडा सरकार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने युगांडा में सौर ऊर्जा से चलने वाली जल आपूर्ति परियोजना के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये परियोजना 20 ग्रामीण जिलों में रह रहे युगांडा के 5 लाख लोगों को सुरक्षित जल आपूर्ति करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युगांडा में भारतीय व्यापारिक समुदाय से भी मुलाकात की। जयशंकर ने भारत युगांडा द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की प्रशंसा की है। साथ ही भारतीय व्यापारिक समुदाय को व्यापार संबंधों के पुल का निर्माण जारी रखने के लिए प्रोत्साहन भी दिया, जो दोनों देशों में वृद्धि और विकास को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो से व्यापक चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा, उन्होंने युगांडा के साथ भारत के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युगांडा के साथ व्यापार और निवेश, ऊर्जा, रक्षा और हवाई संपर्क की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। बैठक के दौरान जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के कंपाला सिद्धांतों को डिजिटल, हरित, स्वास्थ्य परियोजनाओं पर केंद्रित करते हुए अधिक क्रियान्वित किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 10 से 15 तारीख तक युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। वे मोजाम्बिक के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही मोजाम्बिक में वो भारतवासियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय रेलवे गर्मियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। देश भर के प्रमुख स्थलों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान ये विशेष रेलगाड़ियां कुल 4010 फेरे लगाएंगी और देश भर के प्रमुख गंतव्यों से होकर गुजरेंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे सबसे अधिक 69 रेलगाड़ियां चलाएगा। सीटों को एक आकार में लेने, ओवरचार्जिंग और दलाली जैसी जो गतिविधियां हैं और ऐसे कदाचारों पर नजर रखने के लिए कठोरतापूर्वक निगरानी की जा रही है।
और अब एक नजर कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,830 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,692 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72%। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.83% दर्ज किया गया। इसके साथ दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.65% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 40,215। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 441 से अधिक टीकों की डोज लगाई गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एससीओ शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर आगामी 12 से 13 अप्रैल को नई दिल्ली में युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्रालय को युवा लेखकों के सम्मेलन की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया। सम्मेलन का विषय एससीओ सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है। इसमें इतिहास, दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के साथ चिकित्सा जैसे उप विषयों के साथ युवा विद्वानों का दृष्टिकोण शामिल है। 2 दिवसीय एससीओ युवा लेखक सम्मेलन युवाओं को आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, उद्यमशील गतिविधियों और अभिनव परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगा। भारत की अध्यक्षता में चल रही राष्ट्रीय अध्यक्षों की एससीओ परिषद के दौरान एससीओ का उद्देश्य सिक्योर के विषय को आगे बढ़ाना है, जिसे प्रधानमंत्री ने 2018 में किंगदाओ में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत में व्यक्त किया था। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में 15 जून 2001 को शंघाई में हुई। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.3 थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ट्वीट पर जानकारी दी कि भूकंप आज सुबह 5:35 पर आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति मामले में आप नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया अभी ईडी की कस्टडी में है। इसके पहले ईडी ने 20 मार्च को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की कस्टडी को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वॉशिंगटन में दूसरी 2 दिवसीय G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे और वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लिया जाएगा। दूसरी G20 FMCBG बैठक में 3 सत्र होने वाले हैं। और भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं इसमें प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा। नमस्कार। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन कर विभिन्न पदों पर हजारों युवाओं की भर्ती की गई है।
इनमें से 22,400 से ज्यादा युवाओं की शिक्षक के पद पर भर्ती हुई है। आज अनेकों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं सभी युवाओं को शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर शिक्षक नियुक्ति का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे बताया गया है कि कुल नई भर्तियों में से लगभग आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों के विद्यालयों में नियुक्त होंगे। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा, हमारी भावी पीढ़ी को होगा। मुझे खुशी है कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को, एमपी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धि के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास के जो कार्य हो रहे हैं वो आज हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आज जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार बढ़ी है, उससे भी रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। जैसे कुछ ही दिन पहले भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। इस ट्रेन से प्रोफेशनल्स, कारोबारियों को तो सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसी अनेक योजनाओं से भी
स्थानीय उत्पाद दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। ये सभी योजनाएं रोजगार बढ़ाने और आय बढ़ाने में मदद कर रही है। इसके साथ ही मुद्रा योजना से उन लोगों को बड़ी मदद मिली है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे लेकिन स्वरोजगार करना चाहते थे। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर जो बदलाव किए हैं उसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी रोजगार के अनेकों नए अवसर बनाए हैं। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल के बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ने की पहल की गई है। साथियों, एमपी में जिन हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप अपने पिछले 10-15 वर्ष के जीवन को देखिए। आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला उनमें आपकी माताजी और आपके शिक्षक जरूर है। जिस तरह से ये आपके हृदय में है, आपके शिक्षक आपके हृदय में है, वैसे ही आपको अपने विद्यार्थियों के दिल में जगह बनानी है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी शिक्षा देश का सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी संवारेगी। आपकी दी गई शिक्षा सिर्फ एक विद्यार्थी में ही नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाएगी। आप जिन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे वो सिर्फ आज की पीढ़ी के ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास के लिए आप हमेशा समर्पित रहिएगा। और एक बात मैं हमेशा मेरे लिए कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। आप शिक्षक भले हैं लेकिन आपके भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागृत रखिए, हमेशा चेतनवंत रखिए। आपके भीतर का विद्यार्थी ही आपको जीवन की अनेक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। एक बार फिर आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भोपाल में जो नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश साझा किया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरह से जो नई शिक्षा नीति है किस तरह से उससे फायदा हो रहा है और प्रशिक्षण के लिहाज से सीखने का जो जज्बा है वो कभी भी विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक वो मरना नहीं चाहिए और उसी के लिहाज से आगे बढ़ना सबसे अहम है जब हम शिक्षा क्षेत्र को और गुणवत्तापूर्ण और सजीव बनाने की बात करते हैं। तो फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।